नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण आधार है और आज भी रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर कृषि के माध्यम से ही सृजित होते हैं। कृषि और किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त किसानों को जारी करने को लेकर हस्ताक्षर किए और इसी कड़ी में 18 जून को किसानों को एक बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री। अपने वाराणसी दौरे के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे में देश के किसानों को एक बड़ी सौगात प्रदान करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने सबसे पहले कार्यक्रम में पीएम किसान की बहुप्रतीक्षित 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 3 लाख लाभार्थी किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से बटन के एक क्लिक से वितरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। फरवरी 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों को आधार से जुड़े बैंक खातों में 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है। केंद्र सरकार ने देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। इस राशि के जारी होने के साथ ही योजना की शुरुआत से अब तक लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई कुल राशि 3.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। इसके साथ ही किसानों की सहायता के लिए कई बहनों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है ताकि वो खेती में अलग अलग कामों के माध्यम से किसानों का सहयोग कर सकें और लगभग 60 से 80 हजार रुपए तक की सालाना अतिरिक्त आय अर्जित कर पाएं। पीएम मोदी का संकल्प है देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, जिसमें से लगभग 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं, 2 करोड़ और बनानी है। इसी के तहत वाराणसी के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे और प्रतीक के रूप में 5 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। कृषि सखी का मतलब है किसान को कामों में सहयोग करना या बताना। अलग अलग तरह के काम हैं, खेती से संबंधित, कितना खाद डालना चाहिए, कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे कीटनाशकों का छिड़काव होना चाहिए। कृषि सखी को ट्रेनिंग देंगे और कृषि मंत्रालय उनको काम देगा। 34,000 को ट्रेंड किया है। ये संख्या लगभग 90,000 तक अभी जाएगी। कृषि सखी कार्यक्रम को चरण 1 में 12 राज्यों गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में शुरू किया गया है। अब तक 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हाल ही में
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वाराणसी में होने वाला ये कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय से आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि देश भर से करीब 2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा देश भर के 732 कृषि विज्ञान केंद्र, 1 लाख से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दिन कई केंद्रीय मंत्री किसानों से बातचीत करने और उनमें विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 50 KVK का दौरा करेंगे और वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। देश के किसानों के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जारी करेंगे। किस्त के तौर पर 20,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 30,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि सखी का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी दौरे पर रहेंगे और वहां आयोजित होने वाले किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान की 17वीं किस्त जारी करेंगे और 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर तैयारियों को लेकर वाराणसी के जिलाधिकारी S राजलिंगम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे। 18 जून को जहां मैं अभी मौजूद हूं मेहदीगंज, यहां पर किसानों को संबोधित करेंगे और सम्मान निधि की जो उनकी योजना है कुछ किसानों को देकर शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी S राजलिंगम जी हैं। क्या क्या कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का और इस यहाँ पर क्या खास रहेगा? इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का 18 तारीख को आगमन प्रस्तावित है और यहाँ पे लगभग 4 बजे के आसपास अभी आएंगे और यहाँ किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन हो रही है, जिसमें जो किसान सम्मान निधि का जो 17वां किस्त है उनको यहीं से पूरे देश के किसानों को यहाँ से उनको खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा और कुछ जो कृषि सखी हैं उनका भी प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ से फिर मंदिर के लिए, उसके बाद गंगा आरती देखने का भी प्रोग्राम उसमें शेड्यूल में है और ये 2 प्रोग्राम उसके बाद होगा। ये कृषि सखी जो आप बता रहे हैं क्या वाराणसी जिले की ही होंगी या देश के और कोने से भी आएंगी? नहीं, ये पूरे वाराणसी जनपद के अलावा भी हैं। ये इसमें कृषि कार्य से जुड़े हुए हमारे सखियों का इसमें एक अहम भूमिका उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ सखियों को उनके प्रमाण पत्र भी यहाँ वितरण किया जाएगा। जो गंगा आरती का कार्यक्रम है इस पे आप लोगों की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? हम आम जनता को भी वो जैसे हमेशा देखते थे उसी प्रकार की सुविधा रहेगी। कृषि सम्मान निधि की 17वीं किस्त यहीं से पूरे देश के लिए जारी करेंगे और कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा यहीं मेहदीगंज राजा तालाब वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, मेहदीगंज, वाराणसी। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं और इस कार्यक्रम को लेकर वाराणसी के लोगों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र। तीसरी बार लगातार सांसद चुने जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। तमाम जो वाराणसी की जनता है, जो युवा है, कार्यकर्ता है, क्या ऐसा आप लोग महसूस कर रहे हैं? क्या कहना है प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं? सर्वप्रथम हम लोग मोदी जी को तीसरी बार बनारस के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और ये निश्चित रूप से हम सभी काशी वासियों के लिए हर्ष और उल्लास की बात है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि लोग सांसद चुनते हैं, हम लोग सीधे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है और बनारस वासियों के लिए भी सौभाग्य है कि हम लोग इतना तरक्की देख रहे हैं बनारस के साथ साथ पूरे देश का। इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि हर बार ऐसे ही हमारे नेता बनते रहें, सांसद बनते रहें, प्रधानमंत्री बनते रहें। उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई हो। प्रधानमंत्री जी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और काशी की जनता उनका स्वागत करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। आप कल देखेंगे कि यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी और प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों से यहाँ की जनता इतनी खुश है कि मतलब जितनी भी उनकी सराहना की जाए वो बहुत ही कम है। माननीय प्रधानमंत्री के लिए कार्यकर्ता तो उनके बस दर्शन पाने के लिए लायक होते हैं। हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसा नेता हम लोग को मिला जो काशी के साथ साथ पूरे देश में एक अपनी अलग अमिट छाप छोड़ जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं काशी को नहीं, सभी किसान भाइयों को यहाँ से PM किसान योजना की किस्त भी जारी करेंगे और जगह जगह भी कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय किसान भाइयों को हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 7वीं किस्त PM योजना के 12वीं किस्त जारी और 17वीं किस्त जारी हो रही है। हम लोग इतने गौरवान्वित हैं कि यहाँ से कुछ नहीं तो हमारे किसान भाई तो अपने घर को, खेती को, सबको मजबूत करते हुए जाएंगे। इससे ज्यादा खुशी क्या बात होती है? हमारे देश के मुखिया जब आते हैं तब देके जाते हैं कि तमाम युवा वो उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं काशी की जनता का धन्यवाद देने। लगातार तीसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में सौगात भी मिलने वाली है वाराणसी से देश भर के किसानों को 17वीं किसान सम्मान निधि की किस्त के तौर पर। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, वाराणसी। तो काशी से मिलेगी देश भर के किसानों को बड़ी सौगात और इसी पर चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक विशनदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चेयरमैन CACP, और हमारे साथ शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया कृषि के लिए, किसानों के लिए, और प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार जो है 7वीं किस्त जो जारी होगी किसान सम्मान निधि के लिए, उस पर साइन किए और कल प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इन कदमों को और किस तरह से सरकार की प्रतिबद्धता को? रमा, आपको याद होगा जब 2019 में मोदी सरकार का गठन हुआ था तो उस सरकार का जो पहला कैबिनेट फैसला जो था वो था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ा करके सभी किसानों को शामिल किया जाएगा। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि अंतरिम बजट जो 2019 के चुनाव के ठीक पहले पेश किया गया था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें कहा गया था कि छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा जो लगभग 11 करोड़ थे। बाद में वो संख्या बढ़ करके 12 करोड़ के करीब में पहुंच गई। कुछ एक्सक्लूजन दिए गए और उस एक्सक्लूजन को आज तक फॉलो किया जाता रहा है। देखिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये रही है कि ये जो सम्मान है ये एक तरीके से किसानों के लिए कार्यशील पूंजी है, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। देखिए, प्रोडक्शन में, उत्पादन में कार्यशील पूंजी की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो आप सामान उत्पादन करते हैं वो तुरंत आपको नगद नहीं मिलता, जब आप बेचेंगे उसके कुछ समय बाद मिलता है। लेकिन आपके उत्पादन की प्रक्रिया जारी रहे और आगे उत्पादन कैसे चलता रहे, उसके लिए आपको कार्यशील पूंजी चाहिए। तो ये जो किसान सम्मान निधि है वो एक कार्यशील पूंजी है जो किसानों के लिए आगे की प्रक्रिया को
अमल करने, आगे की प्रक्रिया पर काम करने में काफ़ी मदद करता है। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से शिशिर जी ने कहा है कि ये एक वर्किंग कैपिटल की तरह है किसानों के लिए, कितना ज़रूरी है जब हम जो छोटे किसान हैं उनको भी, जो सीमांत किसान हैं उनको भी, हम उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और जो देश की ग्रोथ स्टोरी है उसमें उनसे जोड़ने की बात करते हैं, तो अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण ये साबित हुई है, क्योंकि कोविड के दौरान भी जब अर्थव्यवस्था विश्व की चरमरा रही थी तब किसानों को एक बड़ी राशि जारी की गई थी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे जो कृषि की जो सेंसस हुई है, एग्रीकल्चर सेंसस, उसमें हमने पाया कि 86% हमारे किसान भाई लघु और सीमांत एरिया वाले हैं और हमारी एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो 1.8 हेक्टेयर है। तो सारांश ये है कि हमारे किसान भाई की जो लैंड होल्डिंग साइज है वो कम है, तो उनको पास वर्किंग कैपिटल की बड़ी समस्या रहती थी इस स्कीम से पहले। तो जो प्राइवेट लेंडर थे, साहूकार थे, वो इनको कम से कम नहीं तो 24% से लेके 60% तक आप उससे ब्याज दर वसूल करते थे। तो किसानों की हालत बहुत खराब थी और ये वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरी है उनके उत्पादन प्रक्रिया में लाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ और मैंने पाया भी है, मैंने कई किसानों से खुद अपने एकेडमिक पर्पस के लिए उनसे इंटरव्यू भी लिए, तो वो सभी लोग इतने खुश हैं इस स्कीम से। अब 6,000 प्रति वर्ष किसानों के लिए जो है, उनके लिए ये एक समझ लो रामबाण है, एक तरह से उनका काम चलता रहता है। वो बहुत ज्यादा साहूकारों पे छोटे छोटे जो उनकी आवश्यकताएं हैं डेली के लिए अपनी कृषि से संबंधित, वहां पे उनको निर्भर नहीं, वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं एक तरह से, और 2-2 हजार रुपए 4 महीने के अंतराल में उनको मिलते रहते हैं, तो उनका काम सुचारू रूप से चलता रहता है। चाहे खरीफ फसल हो, रबी फसल हो, छोटी छोटी नीड्स हैं वो पूरी होती है। उससे इससे लॉन्ग टर्म में काफी फायदा हो रहा है किसानों का। लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदे की बात है। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे, एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कृषि सखियां हैं, 30,000 से ज़्यादा जो एसएचजीज हैं उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। कृषि सखियों का जो ये हम इनके बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये भी जो ग्रामीण आर्थिकी है उसको तो उभारती ही है, उसको तो मजबूत करती ही है, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण है, जो महिलाएं कृषि क्षेत्र में हैं, उनके हाथ और मजबूत करती है। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक खास बात यह है कि वहाँ पे श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले में, और उसकी वजह यह है कि काफ़ी संख्या में पुरुष जो है वो पलायन कर जाते हैं, कहीं ना कहीं काम के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ पर जो कामकाज है, चाहे वो किसानी का हो या किसानी के इतर का काम हो, वो महिलाएं ज़्यादा देखती हैं। अब उनकी मदद के लिए आप अगर एक खास तरीके की कार्यबल को आप गठित करते हैं, जिसको कृषि सखी का नाम दिया गया, और सखी शब्द जो है ना वो हमारी संस्कृति में बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। सखी के साथ आप दुख सुख सब बात कर लेते हैं, तो ये दुख सुख की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ उनसे वो खुल करके अपनी समस्याएं बता सकती हैं, उनसे मदद जो लेनी है वो ले सकती हैं। और कृषि सखी की भूमिका अगर जितना मैं समझ पाया हूँ कि बस इतना नहीं है कि आप खेत खलिहान जाएं और महिलाओं की मदद करें, बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी और अलग अलग जो पहल अलग अलग सरकारों के द्वारा की जाती है वो सारी जानकारी भी उनको देनी है। तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जो उस ग्रामीण आर्थिकी में महिलाओं की जो भूमिका है उसको और महत्व देने के लिए है, उसको और मदद करने के लिए है, और आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, सशक्त करने का है। क्योंकि महिलाएं अगर सशक्त होती हैं, जो कि श्रम शक्ति में काफी ज्यादा है, तो उसका फायदा पूरी आर्थिकी को मिलेगा। बिल्कुल, पूरी आर्थिकी को मिलेगा। डॉक्टर अशोक, आपके पास भी आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, 2 करोड़ नई लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, 3 करोड़ लखपति दीदी का है, 1 करोड़ बन चुकी है, 2 करोड़ का लक्ष्य नया निर्धारित किया गया है। और जो कृषि के एक इकोसिस्टम की बात की है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में शिशिर जी ने, उसमें ये जो लखपति दीदी बनेंगी, ये आगे बढ़ेंगी, इनकी भूमिका कितनी अहम रहेगी? इनकी भूमिका बहुत ही अहम होगी, क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और एक लखपति दीदी जो गांवों में जो दीदी हैं, तो वो सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, उनको एक अलग से पावर आएगा, उनके 2-3 और फायदे होंगे। जो और दूसरे तरह के लोग हैं वो सोचेंगे कि ये लोग है
एक के मापदंड बन गया, ये लखपति बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो उनको एक आशा जगती है और एक नई प्रेरणा जागृत होती है। और दूसरा मैं ये बताऊं कि प्रधानमंत्री ने हमारे लिए एक नया लक्ष्य रखा है, 2047 तक हम एक विकसित देश बनेंगे। तो विकसित देश बनने के लिए हमारा कृषि रूप बहुत ही सक्षम और सुचारू रूप से वो ढांचा बनना चाहिए, और वो बन रहा है। और उससे क्या है कि क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, तो जब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिमांड नहीं जनरेट होगी तो वो कहां से डिमांड जनरेट होगी? वो प्राइमरी सेक्टर से होती है। तो जो नींव का पत्थर है वो दिखाई कम देते हैं, लेकिन इमारत उसी पे बुलंद है। तो जैसे हमारी अर्थव्यवस्था सक्षम हो रही है, उसका मेन श्रेय मैं कृषि को देता हूं, क्योंकि वो नींव का पत्थर का काम करती है। दिखाई कम देते हैं, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था की बुनियाद है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही सक्षम बन रही है। ये मेरा, और ये सिर्फ आर्थिक कारण भी है, आर्थिक लॉजिक भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हवा में बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी लॉजिक पर बात करेंगे। अगर हम देखते हैं सरकार के कदमों को, तो 2013-14 की तुलना में जो कृषि बजट है, अगर 22-23 की बात करते हैं तो उसमें 5.6 गुना की वृद्धि की गई है। और कई जो आंकड़े आए हैं वो हमारे साथ, जो निर्यात के आंकड़े आए हैं वो भी सुखद आए हैं। जैसे बासमती चावल का निर्यात है 109.7% की वृद्धि, शहद का निर्यात जो है वो 2 गुना हुआ है। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जिस तरह के कदम सरकार ने उठाए हैं, उनका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति जिस क्षेत्र पर निर्भर हो, उसके लिए पहल जितने भी किए जाए कम ही होंगे। तो अब उनका असर अगर आप देखें, हम लोग एक बड़ी अजीब सी स्थिति में है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड देखते हैं इकोनॉमिक्स में। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब ये होता है कि किस क्षेत्र की, जैसे प्राइमरी क्षेत्र है जिसको कृषि के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी क्षेत्र है जिसको उद्योग के नाम से जानते हैं, और टर्सरी सेक्टर जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है और कृषि क्षेत्र सबसे छोटा है, जबकि आबादी और श्रम शक्ति सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तो अब इन योजनाओं के जरिए कोशिश ये है कि वो जो वैल्यू है जो कहीं ना कहीं नीचे है उसको कैसे ऊपर किया जाए। और इस वैल्यू के ऊपर बढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि किसानों की स्थिति बेहतर होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बनेगी, और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बनेगी उसका फायदा न केवल उद्योग क्षेत्र को मिलेगा बल्कि सेवा क्षेत्र को मिलेगा। तो पूरी अर्थव्यवस्था में हम एक वर्चुअस साइकिल होता हुआ देखेंगे जिसको हम लोग सूचक्र कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें कई बार आपको लगती है या कई लोगों को लगती है, लेकिन इन छोटी बातों से कितने बड़े चक्र का निर्माण होता है इसको भी समझना जरूरी है। बिल्कुल, इसी को समझेंगे और छोटी सी प्रतिक्रिया डॉक्टर अशोक से लेना चाहेंगे। डॉक्टर अशोक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की भारत की कृषि नीति रही है, लगातार आयात पर निर्भर देश को आत्मनिर्भर बनाना, प्रमुख चीज़ों में निर्यातक बनना, और इसके साथ ही किसानों की जो आय है उसका आर्थिक वृद्धि से तालमेल कितना ज़रूरी और कितना होता अब तक देखा जा रहा है? देखिए, ये हमारी जो कृषि नीति की वजह से जो किसानों की आय है, मुख्य बात वो है कि पहले हम डिपेंडेंट थे अपने की सप्लाई के देशों पे, हम आत्मनिर्भर हो गए। अब आत्मनिर्भर से हम एक्सपोर्टर हो रहे हैं। तो पहले इंपोर्टर से सेल्फ सफिशिएंट हुए, आत्मनिर्भर हुए, आत्मनिर्भर से हम यानी कि दूसरे देशों की जो मांग है उसकी भी पूर्ति करने में हम सक्षम हैं। तो अभी हमारा करीब $50 बिलियन का हमने एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट किया है, और मुझे ये पूरा भरोसा है, आशा है। और बिल्कुल, समय हमारे पास सीमित है, बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और बड़े लक्ष्य सरकार जो है लगातार तय कर रही है, उन्हें इम्प्लीमेंट कर रही है। डॉक्टर अशोक और शिशिर जी, बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।